वरुण पुरोहित, सवाल सबसे पहले आपसे कि प्रधानमंत्री 1/3 प्रधानमंत्री हैं, 1/3 प्राइम मिनिस्टर हैं या मजबूत प्राइम मिनिस्टर? पहले तो आपस में आप लोगों को बैठ के तय कर लेना चाहिए, क्योंकि एक तरफ जयराम रमेश कहते हैं कि वो 1/3 पीएम हैं और दूसरी तरफ सारे आप ही की पार्टी के और गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि भाई देखो सहयोगियों का तो कोई लोड ही नहीं ले रहे हो, जो चाह रहे हैं वो मंत्रालय दे रहे हैं। रविंद्र कुमार जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। देखिए, पिछले 10 साल से भारतीय राजनीति जो है वो एक मैं के सराउंडिंग हो गई। मोदी जी मोदी जी मोदी सेंट्रिक सरकार, मोदी जी की गारंटी, सब कुछ मोदी जी मोदी। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में मैं नहीं हम चलता है, लेकिन मैं ज्यादा किया गया। तो आज जो आप बात करें ना, इसी क्रिएशन क्यों हो रहा है कि मोदी जी है, तो चुनाव मोदी का मैं लड़ रहा हूं, मोदी की गारंटी मैं दे रहा हूं। तो चुनाव में जब आप 400 पार नहीं कर पा रहे हो, आपकी 240 ही रह गई और आप बनारस में बड़े कम मार्जिन से जीते हो, तो ये तो स्वाभाविक है कि लोगों के मन में आ चुका। मैंने आपको कई बार कहा था विपक्ष का ग्लैमर बना नहीं और मोदी जी का ग्लैमर रहा नहीं। वो चुनावी रिजल्ट आए जो आप कह रहे हो, अब बाद में क्यों पता लगा सब लोगों को? मैंने तो पहले कहा था आपको कि विपक्ष में अगर विपक्ष जो है मजबूत कैंडिडेट लड़ा था तो 4 जून को दुखी होगा विपक्ष कि हमारी सीटें और ज्यादा आती। अरे तो मजबूत कैंडिडेट लड़ाने से किसने रोका था भाई विपक्ष को? भाई वरुण पुरोहित मजबूत कैंडिडेट देने से क्या बीजेपी ने आपको रोक दिया था क्या? क्या कमाल की बातें करते हैं आप कहते हैं कि मजबूत कैंडिडेट देता तो मजबूत कैंडिडेट क्या चांदवान से मंगवाते, कहीं से आप इंपोर्ट करते क्या? मजबूत कैंडिडेट तो वही देंगे होंगे ना जो आपकी पार्टी के लोग होंगे, तो उनको क्यों नहीं लड़ाया आपने? और वो कौन से मजबूत कैंडिडेट थे, जरा उनका नाम भी 2-4 का बताइए हमें। मेरी बात तो सुनो, मेरे को तो कर लेने दो। मैं कह रहा हूं, आपने जो कहा वो मैं 3 महीने से कह रहा हूं, आपने सुना होगा। तो मोदी जी का 3rd टर्म जो है वो विपक्ष के कारण है, मोदी जी खुद स्वयं नहीं जीत रहे। विपक्ष अगर सही कैंडिडेट लड़ा था तो मोदी जी 3rd टर्म नहीं कंटिन्यू करते। मैं आपको कहना चाह रहा हूं, आपने बात की सही कैंडिडेट लगाने से किसने रोका था? वरुण पुरोहित, क्या विपक्ष को किसी ने रोक दिया था कि नहीं भाई आप अच्छे कैंडिडेट मत दो, आप सारे आपके यहां जितने भी खराब कैंडिडेट हैं सबको उनको उतारो? भाई अब जब उनका जो आपके यूपी के पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनको चुनाव लड़ा रहे हैं, अगर आप उनको भी चुनाव लड़ाने योग्य नहीं समझ रहे, उनको भी आप योग्य कैंडिडेट नहीं समझ रहे, तो आपकी पार्टी में फिर तो राहुल और प्रियंका के अलावा कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं बचता है। अब आप सुनना नहीं चाहते हो तो मैं क्या करूंगा बताओ? लोकतांत्रिक व्यवस्था में दूसरे सीधा सा सवाल और सीधा सा जवाब होना चाहिए। अच्छा कैंडिडेट का मतलब क्या जवाब दे रहा हूं, क्यों नहीं दिया अच्छा कैंडिडेट? खुल के बोला ना कि विपक्ष नहीं दे पाया। नहीं दे पाया, ये बात है। तो ये बोलिए ना कि हम अच्छा कैंडिडेट नहीं दे पाए क्योंकि आपके पास अच्छे कैंडिडेट नहीं थे। नहीं, बहुत है कैंडिडेट अच्छे, बहुत है। जब तो बीजेपी का कांग्रेसीकरण हुआ है, कांग्रेस से ले लेके लोग हैं। मैं कह रहा हूं अगर कांग्रेस में पॉलिटिकल इंटेलिजेंस और पॉलिटिकल डेप्थ से काम करते तो मोदी जी नहीं है। वरुण पुरोहित, आप कैसी बात कर रहे हैं भाई? आप कह रहे हैं कि हमारे पास अच्छे कैंडिडेट हैं लेकिन हम नहीं दे पाए। भाई तो अच्छे कैंडिडेट क्या, उनका क्या करने का इरादा है? मतलब कोई मुरब्बा अचार वगैरह लगाया जाता है क्या अच्छे कैंडिडेट का? क्या किया जाता है भाई अच्छे कैंडिडेट का? उनको चुनाव ही लड़ाने के लिए तो अच्छे कैंडिडेट होते हैं ना, तो क्यों नहीं दिया? मुरब्बा बना दिया जब तो मोदी जी गुलगुले खा रहे हैं, नहीं तो मुरब्बा नहीं बनाते। वर्कर कहा तो मोदी जी गुलगुले कहां से खाते? दूसरी बात, आपने कहा चाल चरित्र वैसा ही रहेगा, मोदी जी स्ट्रांग रहेंगे। अगर मोदी जी स्वभाव में अपनी प्रॉपर्टीज को नहीं बदलेंगे तो ये सरकार नहीं चलेगी। नीति जैन, तो भाई अगर ठीक है, अब अगर विपक्ष अपने अच्छे कैंडिडेट का मुरब्बा अचार लगाएगा तो पीएम मोदी गुलगुले खाएंगे ही। तो आपने खाने का मौका दिया है तो खा रहे हैं। नीति जैन, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त पूरा विपक्ष जो है वो बहुत ही ज्यादा बौखलाया हुआ है। मुझे लग रहा है उनको खुद को विश्वास नहीं हो रहा उनकी इतनी सीट्स भी कैसे आ गई। ये लोग खुशी मना कि इन लोगों की, ये लोग फेल नहीं हुए लेकिन हमारी डिस्टिंक्शन नहीं आई, इसका इन लोगों को दुख हो रहा है। तो प्रॉब्लम यह है कि इन लोगों को, मोदी जी का इन लोगों को पता नहीं है कि मोदी जी ने जो भी फैसले लेने हैं वो फैसले होंगे। हमारा जितना भी अलायंस है वो हमारा अलायंस आज का नहीं है, आप लोगों की तरह नहीं, हमने भानुमति का कुनबा नहीं जोड़ा था। हमारा ये अलायंस 1990 से चलता आ रहा है और वो आगे भी चलता रहेगा, बिकॉज दिस इज अ नेचुरल अलायंस। और हम लोगों के अलायंस, आप लोग जितनी शिकायतें कर रहे हो, हमारे किसी अलाय ने आकर बाहर बोला कि ये गलत हुआ वो गलत हुआ, किसी ने कुछ नहीं बोला ना।
हम लोगों को जितने काम करने थे फार्मर्स के लिए मोदी जी ने ऑलरेडी साइन कर दिया है, आवास योजना के लिए ऑलरेडी साइन कर दिया है। कहां से आपको लग रहा है कि हम लोग पीछे वाली विकेट पर हैं कहीं से भी? तो ये चीज आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि जितना आप लोगों ने जितना एक मिस इन्फॉर्मेशन वाला अपना कैंपेन चलाया था, उस वजह से हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ फायदा हो, लेकिन मोदी सरकार जितनी स्ट्रांग थी उतनी आगे के लिए भी है। अगले 5 साल हम लोग बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर निर्णय लेने वाले। ठीक है नीति जैन। हाँ, तो नीति जैन कह रही है कि भाई बहुत स्ट्रांगली सरकार चलेगी और 5 साल चलेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं को, खासकर के अखिलेश यादव को लग रहा है कि गिनती कभी भी बिगड़ जाएगी। राजकुमार भाटी, ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है अखिलेश यादव? नहीं, आपने शुरू में 3 सवाल उठाए, मैं बहुत संक्षेप में तीनों का जवाब देना चाहूंगा। पहला तो ये कि ये 1/3 प्रधानमंत्री हैं। 1/3 प्रधानमंत्री इसलिए हैं कि नीतीश और नायडू जी की बैसाखियों पर टिके हुए हैं। जैसा कि वरुण पुरोहित ने कहा कि ये अब मोदी सरकार नहीं है, ये ना मोदी सरकार है, ना भाजपा सरकार है, ना एनडीए सरकार है, ये एनएनडीए सरकार है। नीतीश नायडू डिपेंडेंट अलायंस की सरकार है। ये नीतीश नायडू के ऊपर डिपेंड है पूरी तरह। दूसरा आपने सवाल उठाया कि मोदी की हार क्यों मान रहे हैं? मोदी की हार इसलिए मान रहे हैं, मोदी जी ने नारा दिया था कि बीजेपी 370 और बीजेपी की आई 240, यानी 133 सीटें कम आई हैं, जो मोदी जी चाहते थे, जो मोदी जी ने देश से मांगा था, जो मोदी जी को उम्मीद थी। मोदी जी की अपील को जनता ने नकार दिया। उन्होंने 370 सीटें मांगी थी, उन्हें 240 दी, 133 सीटें कम दी हैं। दूसरे, वाराणसी में मोदी जी 2019 में जीते थे 5.5 लाख वोट से। इस बार खींच खाच के 1.5 लाख वोट से जीते हैं जैसे तैसे करके। अगर वहां, मैं वरुण जी की बात से सहमत हूं, थोड़ा सा और ताकत लगाई जाती तो मोदी जी इस बार चुनाव हार गए थे। तीसरी बात कि मोदी जी कमजोर प्रधानमंत्री कैसे हैं? ये क्यों कहा जा रहा है कमजोर प्रधानमंत्री हैं? और ये आपने अभी पूछा, अखिलेश जी कह रहे हैं गणित बिगड़ेगा। गणित इसलिए बिगड़ेगा कि मोदी जी पूरे चुनाव ये कहते रहे अपने भाषणों में कि जब तक मोदी जिंदा है मुसलमानों को आरक्षण नहीं होने देंगे, तब मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं होगा इस सरकार में, कोई इस तरह। और हाँ, इनके जो प्रमुख सहयोगी हैं चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा कि आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को 4% आरक्षण लागू करेंगे, हर मुसलमान को 60 की उम्र के बाद पेंशन देंगे, मुसलमानों को ब्याज रहित ऋण देंगे, हर शहर में ईदगाह के लिए, कब्रिस्तान के लिए जमीन देंगे। तो या तो मोदी जी को घुटने टेकने पड़ेंगे या नायडू को घुटने टेकने पड़ेंगे। ठीक है। और जी, तो ये आपके तीनों सवालों के जवाब आ गए ना राजकुमार भाटी? अब पहली बात है, अब आपके हिसाब से अब आपके तीनों सवालों के जवाब आ गए ना? मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं, केवल 10 सेकंड, केवल 10 सेकंड। हाँ ठीक है, केवल 10 सेकंड। हाँ बोलिए ना, बोलिए। नीतीश जी सीएए के, यूसीसी के और अग्निवीर के विरोधी रहे हैं। वो तीनों योजनाओं को वापस लेने की बात कर रहे हैं, तो क्या मोदी जी उन्हें वापस लेंगे या नहीं लेंगे? ठीक है, ठीक है। अब हमको अब इस सवाल का जवाब दीजिए कि अगर 240 सीटें लाकर अगर प्रधानमंत्री मोदी की सरकार जो है वो 1/3 की सरकार है और 1/3 वाले प्राइम मिनिस्टर हैं, तो जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी थी 145 सीट लाकर और 20 से ज्यादा सहयोगियों के साथ, तो किसकी सरकार थी? वो दहाई सरकार थी। कौन सी सरकार थी? कि दशमलव वाली सरकार थी? उसको कौन सा सरकार कहेंगे? और भाई आज भी 240 जितनी सीटें आई है, आप सबको मिलाकर उतनी सीटें नहीं आई। भाई सच तो यही है ना, 6 सीटें अभी भी कम है उससे, सबको मिलाकर। देखिए, तो आपका आंकड़ा कहां बैठता है, ये भी तो सोचना चाहिए ना रंजीत जी। पहली बात। नहीं, दूसरी बात नहीं, मैं आपने जो 2 बातें कही ना, 2-3 बातें, मुझे लगता है कि उसका जवाब आपको मिलना चाहिए। तो पहली बात तो यह है कि भाई अगर किसी को दहाई और सैकड़ा कर देना है तो एक अलग बात है, लेकिन सच तो यह है कि आप दहाई का आंकड़ा नहीं पार कर पाई कांग्रेस। और रही बात कि आपने मांगा कितना और मिला कितना, तो आप भी तो 80 की 80 सीटें जीत रहे थे। अखिलेश यादव तो कह रहे थे कि क्योटो भी जीत रहे हैं हम, तो क्योटो जीत गए क्या? तो 80 में 79 कंफर्म कह रहे थे, जीते तो नहीं ना। तो माफी के साथ कहना चाहता हूं, हाँ, एक तो माफी के साथ कहना चाहता हूं, आपका गणित बहुत कमजोर है। दहाई का आंकड़ा 10 पे हो जाता है। हाँ भाई, तो वही तो मैं कह रहा हूं ना, का आंकड़ा नहीं कर पाई। मैं कह रहा हूं तिहाई, अगर आप इनको तिहाई वाले कह रहे हैं तो 145 वाले को क्या कहेंगे? यही सवाल तो मैं कह रहा हूं आपको। 240 वाले को आप तिहाई बोल रहे हैं। तिहाई का आंकड़ा आपको जयराम रमेश को सिखाना चाहिए कि 180 तिहाई होता है, 240 तिहाई नहीं होता है। राजकुमार भाटी, ये जयराम रमेश को सिखाइए आंकड़ा।
दूसरी बात, मौसम बदलने का ये सबूत है कि जिस प्रधानमंत्री की तुलना पंडित नेहरू से की जाती थी, आज उनकी मनमोहन सिंह से की जा रही है। ये मौसम बदलने का संकेत है। मनमोहन सिंह की सरकार भी गठबंधन सरकार थी, वो भी बैसाखियों पर टिकी हुई थी। मोदी जी की सरकार भी बैसाखियों पर टिकी हुई है, ये भी गठबंधन सरकार है। ठीक है, शुभांकर भट्टाचार्य के पास चलेंगे भाई। कि एक तरफ सरकार बन गई, सरकार जैसे काम करना चाहिए कमोबेश उसी तरीके से सरकार काम कर रही है जैसे पिछली सरकार चल रही थी। मुझे लगता है कि इस देश में जिन लोगों ने भी सरकार का चेहरा देखा है, कम से कम उसको इस बात का अंदाजा हो गया है कि जो सरकार गई थी वही सरकार आई है। लेकिन जरा देखिए कि टीएमसी, खास करके ममता बनर्जी की नफरत की इंतहा है कि जब यहां शपथ ग्रहण चल रहा था तो आपने लाइट ऑफ कर दिया। आप मतलब इसको क्या कहेंगे, विरोध है या नफरत है, क्या है? नहीं रंजीत जी, पहले तो ये जानते हैं ये सारी जो बातें हैं, हाँ, कि लाइट ऑफ करके बैठे थे, ये कहीं ना कहीं मैं मानता हूं, मेरा व्यक्तिगत ये मानना है, ये सारी वो एग्जैजरेशंस है जो सागरिका जी ने जो है उसको ये व्यक्त करने के लिए कि ममता दीदी इसमें दुखी थी, उस बात को व्यक्त करने के लिए शी वेंट अ लिटिल ओवरबोर्ड, उनको थोड़ा सा उनको अतिशयोक्ति की कहीं ना कहीं। तो ये सारी बातें ही हैं और इनका महत्व, जैसे आपने कहा 1/3 के प्रधानमंत्री, इन सब बातों का महत्व उतना ही है जैसे कि आपके घर में घुस के आपका मंगलसूत्र छीन लेना या 3 भैंसों में से 1 भैंस ले जाना, ये सारी बातें। लेकिन अहम जो आप ही के सवालों में से बहुत अहम सवाल ये है कि बात ये है कि शायद 1/3 के प्रधानमंत्री इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पिछले जो 2 टर्म्स इनके रहे तो उसमें जो हम लोगों ने जिस प्रकार के उनके डिसीजंस मोदी जी के आते देखा, जैसे कि रात के 12 बजे नोटबंदी हो जाती है, अचानक रात के 12 बजे आते हैं, पूरा लॉकडाउन, कोविड लॉकडाउन घोषित कर दिया जाता है और उसका कितना लंबा टाइम चलता है, कभी कोई प्लान या डिस्कस वे में, या विपक्ष की बात छोड़ देते हैं, चलिए अपने एलाइज तक को साथ में नहीं लिया जाता था। तो बात यह है कि अब शायद हर एक चरण पर, हर एक डिसीजन पर 1/3 डिसीजन मोदी जी का होगा और 2/3 का इंपैक्ट जो है वो उनके सहयोगी दलों का रहेगा। ये शायद कहने का यहां पे ज्यादा अच्छा मकसद रहेगा, इस तरीके से अगर बात को रखा जाए। बाकी चीजें देखिए, उस हिसाब से तो 2/3 पोर्टफोलियो में 2/3 विभाग भी जाना चाहिए था उनके पास, 2/3 अच्छे विभाग भी उनके पास जाना चाहिए था। और दूसरी तरफ आप लोग माहौल बना रहे हैं कि सहयोगियों को तो झुंझुना मंत्रालय दे दिया, झुंझुना मंत्रालय दे दिया। तो भाई सवाल यह है कि अगर इतना ही दबाव होना है और इतना ही दबाव, तो दबाव दिखना चाहिए ना, वो दबाव तो नहीं दिख रहा कहीं। नहीं रंजीत जी, ये दबाव तो तब दिखेगा जब ऐसे कोई मेजर डिसीजंस आते हैं। अभी जैसे आपने कहा आपका अगर यूनियन यूसीसी का अगर आ जाता है तो विभाग का बंटवारा मेजर डिसीजन नहीं है। सरकार में कौन क्या करेगा, किसकी क्या जिम्मेदारी होगी, ये आपको लगता है कि ये मेजर डिसीजन नहीं है? शुभांकर भट्टाचार्य। रंजीत जी पूरी बात को सुने, आप उसको बेशक टोकिएगा, आपको मैं आपकी पत्रकारिता से वाकिफ हूं, आप लखनऊ में भी यहाँ पे बैठते थे, मैं उस समय से आपके साथ हूं, तो मैं जानता हूं कि आप चीजों को न्यूट्रल वे में देखने के काबिल हैं। इसलिए मैं आपके सामने एक बात को कह रहा हूं कि देखिए, निष्पक्ष तरीके से अगर सोचा जाए तो वो जो पहले तरीके से एक डिक्टेटोरियल जो डिसीजंस आते थे, जो उनका बिल्कुल उनकी जो स्वयं प्रभुता है वही सिर्फ दिखाती थी, अब वो डिसीजंस में कम दिखाई देंगी। वो सब चीजें जब यूसीसी लागू होगा तब आपको समझ में आएगा। बड़ी चीजें अभी बात है कि पोर्टफोलियो ये बात करने का तरीका हो सकता है, ये आप जो कह रहे हैं ये सही तरीका हो सकता है। मामले में टीडीपी का पूछा जाएगा। शुभांकर भट्टाचार्य, इसमें कोई दो मत नहीं है कि भाई एक अब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ एक पार्टी की सरकार और गठबंधन की सरकार, दोनों में थोड़ा फर्क हो सकता है डिसीजन मेकिंग में, ये इसमें कहने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन उसको 1/3 पीएम या इस तरह की बातें कहना, वो एक तरीके से मैं समझता हूं कि एक ऐसी कोशिश है जो कि गलत तरीके से चीजों को पेश करने की कोशिश हो रही है। ममता काले कैसे देखते हैं आप इस पूरे नैरेटिव को? ये 1/3 वाला नैरेटिव क्यों लेकर आ रहे हैं कांग्रेस के नेता, और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि गिनती कभी भी बदल जाएगी। तो क्या लगता है आपको, ये सब नैरेटिव कैसे क्यों चलाया जा रहा है? जी रंजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबकी बातें मैंने बड़े ध्यान से सुनी। पहले 2-3 कहावतें इनको समर्पित कर देती हूँ कि मैं कौन खामखा और खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अभी ये मेरे भाई लोग बोल रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा एनडीए की
जो सरकार बनी है उसके अंदर, ये बोल रहे हैं इस तरीके से हो जाएगा, उस तरीके से हो जाएगा, मोदी जी कमजोर हो जाएंगे, ये निर्णय नहीं हो पाएंगे। अरे भैया आप बैठे हुए हो क्या सरकार के अंदर? ये वो हम बनाएंगे सरकार, सरकार बन गई है और सरकार बनते ही पहले दिन मोदी जी ने जैसे ही कुर्सी पर बैठे सबसे बड़ा एक्शन ले लिया कि नहीं लिया? इन लोगों को शायद दिखाई नहीं होगा कि पीएम किसान आवास जो किसान सम्मान निधि है वो ऑलरेडी डिस्पर्स हो गई है। और उसी दिन शाम को जब कैबिनेट की बैठक हुई, पहली कैबिनेट की बैठक, तो उसमें 3 करोड़ घर जो ग्रामीण और शहरी लोगों को देना है वो भी निर्णय हो गया। तो क्या दिख रहा है? क्या इनको नहीं दिख रहा है कि ये कितने महत्वपूर्ण निर्णय है? 20,000 करोड़ रुपए की पीएम किसान जो निधि है उसको डिस्पर्स कर दिया। लेकिन परेशानी ये है इन लोगों की जो बोल रहे हैं ना कि एनडीए के घटक दलों को झुंझुना दे दिया, झुंझुना। अरे रंजीत जी ये भूल गए कि ये जो बोल रहे थे ना झुंझुना वाले भाई साहब जो टिकट विकेट ब्लैक किया करते थे, उन झुंझुने वाले भाई साहब को मैं ये याद दिला दूं कि उनको दिया है दिल्ली और पंजाब की जनता ने बाबा जी का ठुल्लू, और बोल दिया जो ये जेल में वोट दे देना, मुझे जेल मत जाने देना। जनता ने बोल दिया कि बंधुवर जाओ जेल में बैठो, और जिनको सरकार बनाने का मैंडेट दिया है, मुझे समझ ही में नहीं आ रहा है कि ये 1/3 प्रधानमंत्री का गणित ये कहां से लेके आए। फिर मैं बोलूंगी कि विपक्ष वाले जयराम रमेश जी वगैरह कौन से स्कूल से पढ़े हो भैया, ये कौन सी गणित सीख के आए हो? क्योंकि हमारे हिसाब से और पूरे भारतवर्ष के हिसाब से एनडीए को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली है। राजकुमार मेरी व्यक्तिगत बातें भी होती है और आप तो इस चीज को अच्छी तरह से समझते हैं। समझा दीजिए ना अपने नेताजी को और अपने विपक्ष के तमाम जो घटक दल हैं उन लोगों को कि अब कोई फायदा नहीं है, हो गया जो होना था। भारतवर्ष की जनता ने मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का अपना जो जनमत है वो दे दिया है, खत्म करिए। और हाँ, एक चीज और बोल दे रही हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ, जो कड़े निर्णय फैसले जो मोदी जी ने बोला था चुनाव से पहले वो होके रहेंगे। फिर बिल्कुल वो कड़े फैसले वाला जो सवाल है उस पर आते हैं, उससे पहले जनता का जवाब। उन सवालों पे आने के पहले जरा जनता का जवाब ले लेते हैं, देखते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं। हमने 3 सवाल पूछे थे और जरा उनका रुझान जरा दिखाइए, क्या कह रहे हैं लोग। नीतीश और नायडू के दबाव में मोदी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे या नहीं, ये हमने पहला सवाल पूछा था और इसके जवाब में करीब 40% लोग कह रहे हैं कि नीतीश नायडू का कोई दबाव नहीं चलेगा, और 57% लोग कह रहे हैं कि मोदी हर कीमत पर यूसीसी लाएंगे। लोगों का विश्वास देखिए। और सिर्फ 3% लोग कह रहे हैं कि मोदी को पीछे हटना पड़ सकता है। तो ये है लोगों की राय। सवाल नंबर 2 भी दिखाइए, क्या मोदी सरकार 5 साल पूरा करेगी? जिस तरह का सवाल उठा रहे हैं विपक्ष के लोग, उसके जवाब में लोग क्या कह रहे हैं? 93% लोग कह रहे हैं कि जरूर 5 साल पूरा करेगी, और सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं करीब जो ये कहते हैं कि जैसे तैसे 5 साल पूरा करेगी, और 1.8% लोग कहते हैं कि इंडी वाले बीच में बहुमत जुटा ले सकते हैं। तो ये है लोगों की राय, लोगों का परसेप्शन कि सरकार की मजबूती और कमजोरी का जब सवाल उठ रहा है तो उसमें लोग क्या सोच रहे हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और तीसरे सवाल के जवाब में लोग क्या कह रहे हैं? मोदी सरकार पर गठबंधन के साथियों का दबाव दिखता है क्या? अभी से उसकी शुरुआत हो गई है क्या? तो इसके जवाब में लोग कह रहे हैं 84% कि मोदी पर कोई दबाव नहीं चलेगा, किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। और आने वाले दिनों में दबाव बढ़ सकता है, अभी नहीं दिख रहा है लेकिन आने वाले दिनों में दबाव बढ़ सकता है, ऐसा मानने वाले लोग 11% लोग हैं, और 4% लोग कहते हैं कि मोदी को समझौता करना पड़ेगा। तो ये है लोगों की राय। और अब जरा इस लोगों की राय को शामिल करते हुए चलते हैं उस सवाल पे वरुण पुरोहित के पास। वरुण पुरोहित, सरकार की तरफ से ये स्पष्ट कर दिया गया है कि उनके एजेंडे में यूसीसी और 1 नेशन 1 इलेक्शन था, और वो अब भी है। आप इसके खिलाफ चुनाव लड़े थे, उसके बावजूद मैंडेट मिला और सरकार अपने एजेंडे पर कायम है, क्या कहना है आपका? रंजीत कुमार जी, मैंने आपको पहले भी कहा ये अपने उसी एजेंडे पे रहेंगे, रिजिड रहेंगे, तो ये सरकार नहीं चलेगी। और आप कह रहे हो समझौता तो हो ही गया, जब तो नायडू और नीतीश कुमार से साथ मिलकर बनाए, उसके बाद मोदी सरकार नहीं है, एनडीए सरकार हो गई। ये तो मोदी की गारंटी हो रही थी, ये हो रही थी, वो बोले देंगे मोदी की गारंटी है, नहीं बोले नहीं पाएंगे। मैं बता रहा हूं ना, मेरी बात तो सुन लो, लोकतंत्र में मानी जाती है। आप मेरी बात को सुन लो, मैं आपके सर्वे पे नहीं जाना चाह रहा हूं, मैं आपको फिर बता रहा हूं। अगर इन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज को नहीं बदला, जैसे एक केमिस्ट्री में होता है अपनी प्रॉपर्टीज, अगर ये नहीं बदलेंगे तो ये सरकार नहीं चलेगी। और अपने एजेंडा क्या करेंगे? पूंजीवाद को बढ़ाएंगे, निजीकरण को करेंगे, आप सड़कों पर आएंगे लोग, आप कैसे कर लोगे? और अलाइज तो भागेंगे, जो अभी इनकी बीजेपी की प्रवक्ता सम्माननीय कह रही थी, आदरणीय, 1990 से हमारे अलाइज है। भाई आप जो अलाइज तो उसको 1990 में ही पहुंचा
बता दिया आपने, अकाली दल को, शिवसेना को पता नहीं क्या कर दिया उन सबका जो आपके साथ थे शुरू से। दूसरा जो डर है इनको, अरे भाई मैं आपके बीच में नहीं बोला ना, ये डर है आपको, ऐसे नहीं चलेगी सरकार आपकी, इस एटीट्यूड के कारण आपकी सरकार नहीं चलेगी। ये जो आपकी एटीट्यूड है इससे सरकार नहीं चलेगी रंजीत कुमार जी, ये जो इनका एटीट्यूड चल रहा है ना, दूसरे को बोलने मत दो, दूसरे की सुनो मत, इस मानसिकता के कारण इनकी सरकार नहीं चलेगी। मैंने आपको कहा, इन्होंने प्रूव कर दिया टीवी के ऊपर, सरकार नहीं चलेगी क्योंकि इनकी मानसिकता नहीं बदलेगी। वरुण पुरोहित, आपने 145 और 206 पे सरकार चला ली, लेकिन 240 वाली सरकार नहीं चलेगी। अगर आपको याद हो तो बता दीजिए कि आखिरी बार 240 कब आई थी? आप नहीं, आपकी आखिरी बार 240 कब आई थी? मनमोहन सिंह जी की सरकार हो, अटल जी की सरकार हो, अटल जी और मनमोहन सिंह जी मैं नहीं करते थे, रिजिड नहीं थे, हमसे चलाई थी सरकार कि भाई 240 वाली सरकार नहीं चलेगी, आपकी 145 वाली 206 वाली चल रही थी। अब आपको ये भी नहीं, अब आपको अगर याद हो तो बता दीजिए कि 200 की आखिरी बार 240 कब लेकर आए थे आप? अरे भाई मनमोहन सिंह जी की फर्स्ट सेकंड टर्म में ज्यादा सीटें आई थी, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि राहुल गांधी का पदार्पण हुआ। कितनी? वही तो मैं पूछ रहा हूं, कितनी? ये जनरल नॉलेज टेस्ट करने के लिए बैठाया आपने। नहीं, जनरल नॉलेज टेस्ट ज्यादा से बैठाया कि 220 आई थी कि 230 आई थी, आपको बताने के लिए आप 201 एजेंडा चला दी। 206 सीटें आई थी, मोदी जी का गारंटी फेल हो गया ना इस चुनाव में, मोदी जी का ग्लैमर फेल हो गया, इसलिए आप ऐसा क्रिएशन करे जा रहे हो। मोदी जी नहीं आ रहे हैं, मोदी जी स्ट्रॉन्ग है। अरे मोदी जी तो आ गए, मैं तो आदमी कह रहा था मेरी गारंटी, मैं आंकड़ा बता रहा हूं कि भाई पहली बार में 145 और दूसरी बार में 206, फिर भी आपकी 5 साल चल गई और खूब चल गई, है ना? लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि 240 वाले की नहीं, 240 वाले की। तो एक साल में 232 में, सुनिए, 232 सीटें आपको आई 1991 में। वरुण पुरोहित याद करिए, 1991 में आप पॉलिटिक्स में थे भी या नहीं मुझे अब नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, कम से कम मैं पत्रकारिता में नहीं था, ये मैं बता रहा हूं आपको। तब आपकी 232 सीटें आई थी 1991 में, ठीक है ना? तब भी 240 नहीं थी, 240 नहीं थी। आप क्या प्रूव करना चाह रहे हो? भाई मैं ये प्रूव करना चाह रहा हूं, मैं ये प्रूव करना चाह रहा हूं कि जब आप 1991 से लेकर अभी तक 240 कभी नहीं ला पाए और आप 4 बार सरकार बना लिए, जो 240 लेकर आया उसको 1/3 पीएम कह रहे हैं आप। जो 240 लेकर के आया, विपक्ष के कारण लेके आया, उसमें अधिकांश 50 सीटें तो कम से कम कांग्रेस बैकग्राउंड की होंगी, कांग्रेस बैकग्राउंड के साथ होंगे। आप टोटल कर लेना, राजकुमार बाटी, फिर तो विपक्ष को जो है वो जब सेलिब्रेशन हो रहा था बीजेपी का तो उसमें शामिल होना चाहिए था, आपको क्रेडिट लेना चाहिए था कि भाई आपकी जीत में हमारा भी योगदान है और इसमें आपको उस खुशी में शामिल होना चाहिए था। वरुण पुरोहित कह रहे हैं कि भाई विपक्ष की वजह से आया, आप लोग उस सेलिब्रेशन में गए ही नहीं। ममता दीदी तो जो है वो लाइट ऑफ करके बैठ गई गुस्से में, गजब है भाई। वरुण पुरोहित बहुत विद्वान और अनुभवी व्यक्ति हैं, मैं इसलिए उनकी बात को तो खंडन नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये जरूर जोड़ना चाहता हूं कि हमारी जो सीट आई है इंडिया गठबंधन की, उसमें आपका योगदान जरूर है। रणजीत कुमार का, टाइम्स नाउ का उसमें भारी योगदान है। आप जो इस तरह के एक तरफा रिपोर्ट दिखाते हैं नहीं और एक तरफ ऑडियंस पोल दिखाते हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को अपनी कमियों का पता नहीं चलता। नहीं, मैं कह रहा हूं आप उन्हें भ्रम में बनाए रखते हैं, उन्हें लगता है हमारी तो जय जय हो रही है सारे में। इसी तरह आप पूरे चुनाव दिखाते रहे, उनकी 400 के आसपास सीटें दिखाते रहे और उनकी जमीन खिसक चुकी थी। अगर आप इन्हें आईना दिखाते तो हो सकता है ये थोड़े और चौकस हो जाते और हमारी कम सीट हो जाती। लेकिन जो सबसे बड़ी जो खुशी है हमें, वो इस बात की है कि अब हमें रात को 8 बजे टीवी देखते हुए डरने की जरूरत नहीं है। अब 8 बजे आके मोदी जी अचानक कोई ऐसी घोषणा नहीं कर पाएंगे कि आज से नोटबंद किए जा रहे हैं, या आज कृषि बिल लाया गया, या आज जो है लॉकडाउन कर दिया गया। अब मोदी जी उस तरह के तानाशाही पूर्ण निर्णय नहीं ला पाएंगे। इस चुनाव का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है। ठीक है, नीति जैन, आपको कम से कम अपने सेलिब्रेशन में बुलाना चाहिए था भाई। विपक्ष के, आपकी जीत में विपक्ष का भी बड़ा योगदान रहा। उनके पास इतने अच्छे कैंडिडेट थे, जानबूझ के उन्होंने नहीं दिया मोदी जी के खिलाफ, आपके बाकी नेताओं और मंत्रियों के खिलाफ कि भाई इनको जीत जाने दो, हमारे पास अच्छे कैंडिडेट हैं, बाद में देखेंगे, फिलहाल इनको जिताना जरूरी है। रंजीत जी देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जीते हैं अपने काम के बलबूते पे जीते हैं। हम लोगों का 10 साल का रिपोर्ट कार्ड लेकर हम लोग बाहर गए थे, लेकिन आज मुझे इस चीज की बड़ी
अचंभा हो रहा है कि आज ये मीडिया के बड़े तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने तो कम से कम अपनी कैंपेन की शुरुआत ही बॉयकॉट से की थी। मीडिया के कितने जर्नलिस्ट थे जिनको बॉयकॉट कर दिया गया था। क्या अब हम मीडिया से बात नहीं करेंगे? आज ये बोल रहे हैं कि भाई आप ही हम लोगों को गलत आईना दिखा रहे हैं और आप हमको सच्चाई नहीं दिखा रहे हैं। तो वो एक चीज है, लेकिन इन लोगों को किसी ने मना नहीं किया था कि अपने कैंडिडेट्स आप आगे रखिए। वो आज बोल रहे हैं कि प्रियंका वाड्रा अगर बनारस से लड़ती तो भैया किसने मना किया था? किसने रोका था उनको लड़ने के लिए? उतारना चाहिए था ना। इतना क्लोजिंग कमेंट पहले ममता काले होता। से, क्लोजिंग कमेंट ममता काले से, भाई मोदी जी के जीत में विपक्ष के इस योगदान पे आपका एक क्लोजिंग कमेंट दीजिए और थैंक यू करते हैं इस चर्चा का। हाँ, मैं तो रंजीत जी, मैं तो विपक्ष के मुखार बिंद से ये बातें सुनकर के बड़ी गदगद हो गई हूं और मुझे ये लगता है कि इनको ट्यूशन क्लासेस लेनी पड़ेंगी, पहले तो ये समझने की कि जो नंबर इनके पास आए वो कम है नंबर। और दूसरी जरूरी बात, राजकुमार भाई आप कह रहे थे ना कि अब कड़े फैसले नहीं लेंगे मोदी जी और अब हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। एक बात बता दूं मैं, जितना मैं अपने प्रधानमंत्री को जानती हूं, जितने भ्रष्टाचारी हैं इस देश के अंदर बैठे हुए, चाहे वो कोई भी ठीक है, ठीक है। आपकी आवाज भी ठीक से नहीं आ पा रही है अभी। हाँ, तो वक्त भी हमारे पास नहीं है। मूड मीटर में आप सब लोगों का, आप लोग शामिल हुए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे पास वक्त इतना ही था। अब जल्दी से फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।